गृह मंत्रालय ने 5 साल के लिए पीएफआई को बैन कर दिया है। टेरर लिंक के सबूत मिलने पर यह एक्शन लिया गया है। यही नहीं, पीएफआई से जुड़े दूसरे 9 संगठन ऐसे हैं जिनको बैन किया गया है। कहा गया है कि पीएफआई के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले थे, टेरर लिंक मिले थे, फंडिंग की बात सामने आई थी। उसके बाद यह कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी है कि पीएफआई और उसके जो 9 सहयोगी संगठन हैं उनको बैन कर दिया गया है। ताबड़तोड़ छापेमारी एक हफ्ते में 2 बार हुई। पहले 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन दूसरी बार जब छापेमारी हुई तो 247 लोगों को पकड़ा गया था। इनके तार भी जुड़े हुए थे। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य कपूर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है, जो देश के खिलाफ जाएगा उसे ऐसे ही बैन कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, आपने ये जो बोला, जो देश के खिलाफ जाएगा, क्योंकि ये किसी धर्म, किसी वर्ग, किसी एक सेक्शन के खिलाफ नहीं, ये उन सबको एक मैसेज है कि भारत के खिलाफ काम करने वालों की भारत में कोई जगह नहीं है। आपने बताया किस तरह से कल ही 247 से ज्यादा लोगों को 15 से अलग अलग राज्यों से ज्यादा उनको डिटेन किया गया था। उसके बाद सुबह अगर सब लोग वो गैजेट नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं, उसमें अगर आप आखिरी पेज पे सबसे नीचे जाएं तो सुबह 5:43 एंड आई रिपीट 5:43 सुबह 5:43 पे, जिसे कहते हैं वो डिजिटल सिग्नेचर किए हैं एक वरिष्ठ एमएचए के ऑफिशियल्स ने। उसके बाद ये साफ तौर से दर्शाता है कि किस तरह से मिडनाइट ऑयल बर्न किया गया है। सारी रात काम करके सुबह 5:45 बजे के आसपास इस गैजेट को ऑफिशियल किया गया है और पीएफआई को और उसके जितने भी साथी संगठन हैं उन्हें 5 साल की अवधि के लिए बैन कर दिया गया है। और इसका कोर यही है, जो भारत के युवाओं को आईसिस, अलकायदा और एलएटी में भर्ती कराने के लिए प्रेरित करे, उसको काम करने की अनुमति कैसे हो। जो भारत में टेररिज्म स्प्रेड करने की कोशिश करे, उसको भारत में काम करने की अनुमति कैसे हो। जो भारत के भविष्य को खराब करने की कोशिश करे, उसको भारत में काम करने की अनुमति कैसे दी जाए। ये सब वो काम है जिसके खिलाफ 0 टॉलरेंस होनी चाहिए और है। और इसी के चलते सुबह 5:45 बजे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 5:43 पे डिजिटल सिग्नेचर से ये गैजेट जारी किया गया है। और सुबह 5:45 बजे सरकार ने सारी रात काम करके पीएफआई को 5 साल के लिए और उसके जितने भी साथी संगठन हैं उन सबको नामजद करके बैन कर दिया है। जी, बैक टू यू स्टूडियोज। ऐश्वर्या, लेकिन ये टेरर पर कितनी बड़ी चोट है, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम देखें, पहली बार नहीं है जब पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों का नाम सामने आता रहा हो, चाहे देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने की बात हो, टेरर फंडिंग की बात हो, आतंक के साथ कनेक्शन की बात हो, लेकिन अब बैन लगा दिया गया देश भर में। ये कितनी बड़ी चोट आतंक पर? देखिए, आप ठीक कह रही हैं, बैन तो सिमी को भी किया था, लेकिन सिमी का नाम बदल के पीएफआई हो गया, ऐसे हमारे एमएचए के सूत्र बताते थे। तो इस बार जो कल हमने ब्रेक किया था कि ये जो ऑपरेशन ऑक्टोपस है, जिसको कि माइक्रो मैनेज या फिर इम्प्लीमेंट कहूं, तो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और फिर फाइनल अप्रूवल गृह मंत्री अमित शाह से आ रहा था। वो जो ऑपरेशन ऑक्टोपस है, उसका काम ही ये था कि जो इनका पूरा नेटवर्क था, बिल्कुल एक मकड़ी की जाल की तरह 22 राज्यों में फैले हुए थे, चाहे वो या फिर वो जो एनआईए की जो पैसे में लेते थे, विदेश भेजते थे और फिर वहां से आईएसआई ज्वाइन करा देते थे, उस पूरे नेटवर्क को ब्रेक करना और फिर उसके बाद बैन करना। सिर्फ बैन कर देने से बिल्कुल ऐश्वर्या, कहीं ना कहीं ये देश के अंदर पीएफआई पर तो बैन है, देश के बाहर जो विरोधी ताकत थे उनको भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 5 साल के लिए पीएफआई को बैन कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच मेरे घर से तो आप पीएफआई से कोई लिंक नहीं, पीएफआई से कभी कोई हमारी किसी तरह की मीटिंग नहीं है। वो ऑर्गेनाइजेशन है और हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। तो अब जो है मसला यही है कि कोई भी रूलिंग पार्टी के खिलाफ अगर कोई पार्टी खड़ी होगी तो वो अपना अंजाम जेल समझ ले। तो देखिए, आरोप लगाया जा रहा है कि जो भी पार्टी जो है रूलिंग पार्टी के खिलाफ खड़े होंगे तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बिल्कुल अनूप, इस बीच बड़ी खबर सूफी कौसर मजदी का बयान सामने आ गया है। काफी समय से बैन की मांग कर रहे थे, सरकार ने हमारी मांग को मान लिया है। सरकार के फैसले का स्वागत है। ये पीएफआई बैन पर सूफी कौसर मजदी का स्टेटमेंट सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम पहले से लगातार मांग कर रहे थे और सरकार ने इस मांग को मान लिया है।
वामपंथी आतंकी संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसे प्रतिबंधित कराने के लिए सूफी खानका एसोसिएशन पिछले कई सालों से अनवरत ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रहा था। हमारे उस संघर्ष को और हमारी बातों को, तथ्यों को स्वीकार करते हुए भारत सरकार गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। भारत सरकार के इस सराहनीय कार्य का सूफी खानका एसोसिएशन स्वागत करता है और हमें उम्मीद है कि पीएफआई बैन होने के साथ साथ ऐसी हर विचारधारा को प्रतिबंधित किया जाएगा जिसका उद्देश्य भारत का विखंडन करना है, भारत में अलगाव लाना है। और बिल्कुल, और हमारे साथ 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीतिक विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े साथी सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी, जिनको सुन रहे थे आप, वकील है, सूफी खानका एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है, दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले प्रोफेसर संगीत रागी आपके पास आऊंगा, क्योंकि बैन कर दिया गया है, स्वागत योग्य कदम तमाम लोग कह रहे हैं, लेकिन इस पर मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं लगती है, क्योंकि सिमी बंद हुआ, पीएफआई खड़ा हो गया, पीएफआई पर बैन लगा है, कहीं कोई दूसरा मॉड्यूल खड़ा ना हो, इसके लिए क्या करना होगा? मॉनिटरिंग जरूरी है। संगीत रागी सर, आवाज मिल पा रही है आपको? संगीत रागी के पास हम चलेंगे, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूफी साहब, किस तरीके से आप इस पूरे बैन को देख रहे हैं? आप तो कह भी रहे हैं कि आपकी तरफ से लगातार मांग हो रही थी और सरकार की तरफ से इस मांग को मान भी लिया गया, लेकिन आपको लगता है कि अब इसके खिलाफ भी बगावती सुर सामने आएंगे? क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा, समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर बर्क रहमान पूछ रहे थे पीएफआई का गुनाह बताइए। इसके अलावा कई जो मौलाना भी इस तरह के बयान, इस तरह के स्टेटमेंट दे चुके हैं। आपको लग रहा है पीएफआई पर इतने बड़े एक्शन के बाद अब बगावती सुर पर कम से कम लगाम लगेगी, क्योंकि टेरर लिंक भी सामने आया है? देखिए, ऐसा है कि हमारे मुल्क का जो लोकतांत्रिक सिस्टम है, उस लोकतांत्रिक सिस्टम में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी है और इसका फायदा उठाते हुए लोग उनके भी समर्थन में बयान देने लगते हैं कि जो लोग देश को विखंडित करने में लगे हुए हैं, अलगाववादी विचारधारा का भी समर्थन किया जाता है। अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए लोग ऐसा कहते हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, बल्कि ऐसे लोग जो मुस्लिम समाज के नाम पर सियासत करते हैं, दरअसल ये लोग मुस्लिम समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ऐसे बयानों से लोग भ्रमित होते हैं। पीएफआई जो कि बिल्कुल साबित हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है, एनआईए जिसकी विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, एनआईए की कार्रवाई के बाद ये सारे तथ्य सामने आए हैं, जिसकी सूफी खानका एसोसिएशन लगातार आवाज उठा रहा था। वो सारे तथ्य सामने आने के बाद, इसके बाद भी अगर बैन न लगाया जाता तो फिर कब बैन लगाया जाता? बल्कि इस पर तो बहुत पहले पाबंदी लग जानी चाहिए थी। और हमारा तो ये मानना है कि केवल पीएफआई क्या, वो कोई भी ताकत जो मुल्क हिंदुस्तान की अजमत और वकार के खिलाफ खड़ी हो, उस ताकत के खिलाफ फौरी तौर पर पाबंदी आयद की जाए। और ऐसे तत्वों का तो हिंदुस्तान में रहने का भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए जो हिंदुस्तान की अजमत के साथ खिलवाड़ करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो लोग हिंदुस्तान के अजमत के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन भी जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं। जम्मू के साथ गुरसिमरन के साथ जो है कविंदर गुप्ता भी है। गुरसिमरन, हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी टेरर से जूझता हुआ रहा है हमेशा, और तो हम वहां क्या रिएक्शन मिल रहा है? ये मांग बहुत पहले से उठ रही थी, लेकिन अब जाकर बैन लगाया गया है। देखिए, पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया और लगातार पीएफआई जो है युवाओं को लश्कर तौबा में शामिल करने के लिए प्रयासरत था। कुछ दिन पहले भी हमारी जब कविंदर गुप्ता से बात हुई थी तो इन्होंने समर्थन किया था उस मांग का कि पीएफआई को बैन किया जाए। कविंदर जी, आपने जम्मू कश्मीर को चलाया है उप मुख्यमंत्री के तौर पर, पीएफआई जैसे संगठन जो है एक बड़े खतरे के तौर पर उभरे हैं, अब क्योंकि बैन लगाया गया है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा स्वागत योग्य कदम है। इन लोगों के कारण से पूरे कश्मीर की तबाही की गई और ये दूसरे मिलिटेंट संगठन हैं, उनकी आड़ में उनको सपोर्ट करने में ये पूरा काम करते थे, फॉरेन की फंडिंग ला करके उनको देते थे। ये जो कश्मीर में पत्थरबाजी रही, केरला में जो इस प्रकार की हत्याएं की जा रही हैं, तो हर स्टेट में इनका एक प्लान था कि हिंदुस्तान की तबाही कैसे की जाए।
तो मुझे लगता है कांग्रेस की सरकारों ने उन जो संगठनों पर बैन लगाया जो कि देशभक्त संस्था थी, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, चाहे जब गांधी जी का मर्डर हुआ तो उन पर ये आरोप लगाया गया, जब इमरजेंसी लगी तो उन पर आरोप लगाया गया। इस प्रकार की संस्थाओं को बैन करने का किसी ने अब आज उन पॉलिटिशियंस को भी पकड़ना चाहिए जो लगातार इनका समर्थन करते हैं और उन लोगों की आड़ में पूरे हिंदुस्तान की तबाही करने का प्रयास करते हैं। ये कहीं ना कहीं बिके हुए लोग हैं, इनको सहन नहीं किया जा सकता। और मुझे लगता है कि जो पीएफआई जैसे संगठनों के पिछले दिनों कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं तो उसको पूरा संज्ञान लिया गया है और मिलिटेंसी के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस जो सरकार की है, ये अपने आप में एक सराहनीय कदम है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में क्योंकि बाहर के देश भी जानते हैं कि अपने जब भारत में ही इस प्रकार के लोग बैठे हुए हैं जो उनका समर्थन करने के लिए, तो उनको कोई परवाह नहीं। प्रधानमंत्री की बिहार रैली के दौरान भी एक षड्यंत्र जो है वो रचा गया था, किस तरह देखते हैं? उसके भी तार खुले और पीएफआई से लिंक सामने आया। देखिए, बिल्कुल इनकी बड़े बड़े नेताओं को उनका मारने का प्लान उनका शुरू से चलता आया है। जब भी कोई बड़ी रैलीज होती हैं ये इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। जहां भी बारूद या इस प्रकार की चीज़ें, ये हथियार पहुंचाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। और मैं ये भी कहूँगा साफ कि कुछ संगठनों द्वारा मदरसों को भी सपोर्ट करना और उसके लिए एक नए प्रोडक्ट तैयार करना, एक धर्म की खराबी ये कर रहे हैं। इसके लिए हमारे जो मुस्लिम धर्म है उनको भी समझना चाहिए कि किसी के सगे नहीं है, देश की तबाही के लिए मददगार है। देश की तबाही के लिए मददगार है पीएफआई, ये कहना है जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता का। जी गुरसिमरन, लौटेंगे आपके पास। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी लोमस भी जुड़ चुके हैं, दिल्ली से विशाल हमारे साथ हैं, मुंबई से सुमित जुड़ चुके हैं, इसके अलावा भोपाल से सत्य विजय भी, और हमारे दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रोफेसर संगीत रागी, आप क्योंकि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, सर मेरा पहला सवाल तो यही आपसे कि आतंकवाद पर ये कितनी बड़ी चोट और गृह मंत्रालय का ये कितना बड़ा एक्शन पीएफआई के खिलाफ जिसका लगातार टेरर लिंक सामने आ रहा था? देखिए, गृह मंत्रालय ने पिछले 7 दिन के अंदर जो कुछ कार्रवाई किया है, मुझे लगता है कि आजाद भारत इतनी बड़ी कार्रवाई टेरर लिंक के खिलाफ, टेरर के खिलाफ कभी नहीं। और जिस प्रकार से एजेंसियों ने इसको अंजाम दिया है, गृह मंत्रालय बधाई का पात्र है, सारी एजेंसियां बधाई की पात्र है। देखिए, पीएफआई के बारे में बहुत साफ हो जाना चाहिए। पीएफआई सिमी का नया रूप है। पीएफआई और सिमी में कोई अंतर नहीं। जिस संगठन को सिमी को बैन किया गया था वही संगठन अपने दूसरे रूप में पीएफआई के रूप में आया है। इसमें कुछ और संगठन भी जुड़ गए हैं। भारत के खिलाफ भारत में वह जिहाद करना चाहता है और जिहाद का अर्थ है कि जो हिंदू है, जो काफिर है, उनको जीने का अधिकार नहीं है और यहाँ पर एक इस्लामिक स्टेट कायम किया जाए। ये एक ऐसी घृणित विचारधारा है जो पैंट इस्लामिज्म से जुड़ा हुआ है, रेडिकल इस्लाम से जुड़ा हुआ है, और इसलिए इस पर भारत को तोड़ने का नहीं, भारत में इस्लाम का शासन हो इसके लिए है। ये सिर्फ तोड़ने तक की बात नहीं है। भारत में गजवाए हिंद हो इसके लिए वो काम कर रहा है और इसके लिए वो दुनिया के जितने तमाम संगठन है, आतंकवादी संगठन, उसके साथ इनके संबंध है, इनके तार जुड़े हुए हैं, इनको अरब कंट्री से पैसा मिलता है। आपने देखा होगा कि 120 करोड़ यूबीएस फंड से इनको पैसा पहुंचाया है। ये लोग जो थे वो केरला से सीरिया में लड़ने के लिए लड़ा के रिक्रूट करके भेजते थे। ऐसे संगठन पर जो कार्रवाई हुई है इसके लिए गृह मंत्रालय बधाई का पात्र है। और मैं अभी सुन रहा था कविंद्र गुप्ता जी का, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। ऐसे संगठनों के समर्थन में जो कोई भी आता है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई हो गई है, सरपंच से जुड़ा, बिल्कुल कार्रवाई हो गई है। और मैं वापस आपके पास आऊंगा। विशाल हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हैं। विशाल, ये खबर आने के बाद अब हड़कंप मचा हुआ, तमाम लोग जो भाईजान थे हैदराबाद के, नदवी साहब थे, वो कहाँ है पता नहीं, लेकिन ये कार्रवाई होनी चाहिए, तमाम लोग कह रहे हैं। दिल्ली में क्या असर दिख रहा है, क्योंकि कई जगहों पर धारा 144 पहले से लागू कर दी गई थी।
जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर ही मौजूद हूं। आपको बता दूं कि इस पूरे एरिया में पहले से ही धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है। पुलिस डिप्लॉयमेंट भी जो है कई जगह बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरीके का कोई प्रदर्शन देखने को नहीं मिले। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने की मांग काफी पहले से चल रही थी। कई जो राज्य हैं वो अलग अलग राज्य लगातार ये चाह रहे थे कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ऐसा संस्थान है जिसको जो देश विरोधी गतिविधियों में लगातार संलिप्त रहा है उसको बैन कर दिया जाए। मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये वही ऑफिस है, ये वही दफ्तर है जहां 22 सितंबर को जो है रेड की गई थी और यहां से परवेज अहमद जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दिल्ली के स्टेट प्रेसिडेंट है उसको गिरफ्तार किया गया था। यूपीए एक्ट के तहत 5 साल के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया गया है। उसके साथ साथ उसके 9 सहयोगी संस्थाएं जो है उनको भी बैन कर दिया गया है और लगातार जो सबूत निकल कर सामने आए हैं, क्योंकि देखिए गृह मंत्रालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें कई खुलासे जो हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से सिमी से मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों से लगातार ये संपर्क में था, आईएसआईएस में कई जो पीएफआई के कार्यकर्ता जो हैं वो शामिल थे, कईयों की जो है वो मौत हो गई थी और कईयों को गिरफ्तार भी किया गया था। तो ये जो तमाम एनआईए और ईडी जो है इन सबूतों को इकट्ठा कर रही थी। जैसे ही सबूत इकट्ठा हो गए तो गृह मंत्रालय ने इस पर जो है एक्शन जारी कर दिया और 5 साल के लिए जो है वो प्रतिबंध लगा दिया है। मैं आपको बता दूं कि देश में जो है देश का सांप्रदायिक जो है माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। साथ ही साथ कई आतंकी संगठनों के साथ लगातार संपर्क में और हवाला का भी जिक्र किया जा रहा है कि किस तरीके से 120 करोड़ के जो 120 करोड़ सबूत विशाल एक नहीं है, इससे पहले भी लगातार जितने भी दंगे हुए हर दंगे में टेरर फंडिंग, हर दंगे में पीएफआई का नाम लगातार सामने आता रहा और उसके बाद ये बड़ा एक्शन अब गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया। विशाल आपके पास हम लौटेंगे, सुमित भी हमारे साथ लगातार मुंबई से बने हुए हैं। जल्दी से हम लगातार अपने सहयोगियों से एक रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद खास मेहमानों के पास फिर से चलेंगे। सुमित, ये कितना बड़ा एक्शन, और बड़ी बात यह है कि ये तो अभी कुछ ही गिरफ्तारियां हैं क्योंकि इनका नेक्सस बहुत बड़ा है, कई सबूत हासिल हुए हैं, उसके बाद कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। वहां से क्या अपडेट इस वक्त? बिल्कुल गायत्री, लगातार जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई की उम्मीद जो है वो की जा रही थी कि सरकार की तरफ से यहाँ पर की जा सकती है और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। 2 पार्ट में ऑपरेशन ऑक्टोपस 1 और 2 किया गया और जो गजट नोटिफिकेशन जारी कर 5 साल का बैन लगाया गया है इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि युवा हो, छात्र हो, वकील हो या अलग अलग धड़े के जो लोग हों उनके जरिए पैसा जुटाने की कोशिश की गई, उनको भड़काने की कोशिश की गई। इसके साथ ही ये भी गजट नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि इस संगठन का सिर्फ उद्देश्य जो है वो भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का था। इसीलिए इस आशंका के चलते इस पर पूरी तरीके से 5 साल के लिए बैन यहाँ पर लगा दिया गया है। इसके साथ ही ये भी मेंशन किया गया है कि इसके जो संस्थापक सदस्य हैं वो सिमी के साथ रहे हैं और सिमी जो है वो संगठन है जिसे बैन कर दिया गया था। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया कि कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं इस कार्रवाई के पीछे, क्योंकि इस आईएसआईएस के साथ भी जो है संपर्क की बात सामने आई है। तो ये वो तमाम चीजें थी, बिल्कुल तमाम बातों का जिक्र किया गया उस नोटिस में। सुमित, नोटिस में किया गया जिक्र और बताया गया कि आखिर क्यों बैन किया गया है। लोमस हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। लोमस, उत्तर प्रदेश वो राज्य जिसने सबसे पहले आवाज उठाई थी कि पीएफआई को बैन कर देना चाहिए। क्या रिएक्शन वहां से देख रहे हैं आप? क्या वहां रिएक्शन आ रहा है, क्या अपडेट है वहां से? बिल्कुल, मैं आपको अनूप बता दूं कि जिस तरीके से एमएचए ने ये एक्शन लिया, ये काफ़ी बड़ा एक्शन है, इसको पहले ही ले लेना चाहिए था। लगातार जिस तरीके से ऑक्टोपस 1 ऑपरेशन चलाया गया, फिर ऑक्टोपस 2 ऑपरेशन चलाया गया, कई पीएफआई के मेंबर को उठाया गया और साथ ही उनसे पूछताछ की। उनके पास कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिले और कई सारे आपत्तिजनक किताबें मिली, उनकी जाँच की गई और साफ तौर पर आप देख सकते हैं जाँच में ये निकला कि वो साफ तौर पर आतंकी गतिविधि में पीएफआई संगठन पूरी तरीके से शामिल है। अब जाकर के पीएफआई के साथ 9 संगठनों को बैन किया गया और उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने पीएफआई के खिलाफ सख्त कदम उठाया था और साथ ही उसको बैन को लेकर के आवाजें उठाई थी। आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से लखनऊ में सीए और एनआरसी को लेकर के यहां पर दंगे हुए थे, कहीं ना कहीं लोमस, हम आपके पास लौटेंगे। मजीदी साहब, ये इतना आसान नहीं था क्योंकि सबूत पहले भी मिलते रहे और इसीलिए एक बड़ी मॉनिटरिंग हुई थी, बाकायदा दिल्ली में कंट्रोल रूम तैयार किया गया था और देश भर में बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई हुई क्योंकि यहां पर देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो लगातार धर्म के नाम पर छाती पीटने लगते हैं। मेरा सवाल आपसे यही है, अब ये बड़ा एक्शन हो तो गया लेकिन इस पर सियासत आगे भी ना हो, और सियासत क्यों होती है? आतंक का तो कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। देखिए, ऐसा है ना कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिसमें लोगों को मजा आता है, उसमें उनको फायदा होता है। उसी तरीके एक ऐतिहासिक तथ्य मैं आपको बताता चलूं अगर आपके पास समय हो जी, कि 1947 में जब विभाजन के बाद जो है हमारे देश को आजादी मिली थी, तब उस वक्त हमारे
मुस्लिम धर्म गुरुओं ने, हमारे उलेमा ने ये तय किया था और ये कहा था कि देखिए भारत ना तो दारुल इस्लाम है और ना तो दारुल हरब है, भारत दारुल अमन है, जहाँ पर सभी मजहबों के लोगों को रह करके अपनी पूजा पद्धति के अनुसार अपनी पूजा उपासना करने का पूरी आजादी के साथ अख्तियार है। लिहाजा अब हम सभी लोगों को जो आपस में यहाँ पे लोग रहते हैं, इनको चाहिए कि एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करते हुए जो हमारा संयुक्त शत्रु हो, हमारे देश का शत्रु हो, वो चाहे अंदर का हो चाहे बाहर का हो, उसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। तुष्टीकरण की राजनीति या वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में मुसलमानों को लिमिटेड कर दिया, उनको मदरसा छाप बना दिया गया, उनकी मानसिकता को जहनी गुलाम बना दिया गया और उसका फायदा इन सब ऐसे अराजक संगठनों ने उठाया जो देश को तोड़ने का करते हैं। अभी जैसा कि रागी जी बता रहे थे कि देश को तोड़ने का ही इनका मकसद नहीं था, बल्कि भारत का इस्लामीकरण करना था, जिसके लिए ये ग़ज़वा हिंद ला रहे थे। ये बात तो हम पिछले 3 सालों से उठा रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल मजीदी साहब, भारत धर्मनिरपेक्ष देश जरूर है, लेकिन इसे तोड़ने का हक किसी को भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सहयोगियों का और आप तमाम मेहमानों का भी इस हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। रिपब्लिक भारत के साथ बने रहिए इस बड़ी खबर पर। हम जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।